अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 10 है और आज से हम जो है फार्मूले जो होते हैं एक्सेल में, फार्मूले कह लें या फंक्शन कह लें, उनका आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली हम बेसिक कुछ फार्मूले से लेंगे और फिर एडवांस लेवल तक के फार्मूले अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपके फेसबुक का पेज मेरा आ रहा होगा, गूगल प्लस का, ट्विटर का, यूट्यूब का, और सबसे लास्ट में मेरे ब्लॉग का एड्रेस आ रहा होगा, तो आप चाहें तो किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 लेक्चर नंबर ये 10 है और इसके अंदर हम जो है फार्मूले या फंक्शन कह लें, इसका इस्तेमाल सीखेंगे जो एक्सेल के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है आपके पास कि फार्मूलाज या फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फार्मूला या फंक्शन एक इक्वेशन होती है जो क्या करती है, कैलकुलेट करती है। कोई भी स्टेप होगा, कोई भी स्टेप हम लोग करेंगे तो उसको क्या करते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं। चाहे हमने जमा करना है, माइनस करना है, कोई वैल्यू लुकअप करनी है, कुछ भी काम करना है, सही है, तो वो क्या करते हैं कि फार्मूले या फंक्शन करते हैं। सिंपल ये कि एक इक्वेशन होती है जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है। कैलकुलेशन किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, एडिशन की हो सकती है, सब्ट्रैक्शन की हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन की हो सकती है, डेटाबेस में से कोई वैल्यू लुकअप की हो सकती है। तो इस तरह की जितने भी हैं। ठीक हो गया, अब चलते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन साइंस। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है या जिसको ज़र्ब कहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेरिक का निशान यूज़ करते हैं। ये आपके सामने आ रहा है, सही है। इसको अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर देखें तो शिफ्ट के साथ 8 का बटन प्रेस करेंगे तो ये स्टेरिक आपके सामने आ जाता है। इसी तरीके से डिवाइड, डिवीज़न जिसको कहते हैं, या हम इसको कहते हैं तकसीम, उसके लिए हम स्लैश का निशान यूज़ करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आ रहा होता है, ग्रेटर देन के बराबर वाला बटन, ये होता है। तो जब भी हमने डिवीज़न करनी है तो हम इस साइन को यूज़ करते हैं, और माइनस जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए, और प्लस जो है वो एडिशन के लिए, जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास क्या है, साइंस है। ठीक हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, फार्मूले फंक्शन की कैलकुलेशन सीक्वेंस क्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, एक सीक्वेंस के अंदर कैलकुलेशन करता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने लिखी है 3 + 2 × 3, इसका आंसर आया 9। तो 9 कैसे आंसर आया? तो सबसे पहले देखें, एक्सेल अपनी वैल्यूज़ के अंदर देखता है कि भाई इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन होती है तो पहले वो मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कर देता है। तो देखिए, इसने क्या किया, 3 × 2 = 6। फिर इसने देखा डिवीज़न है, डिवीज़न नहीं है। फिर इसने देखा सब्ट्रैक्शन है, नहीं है। फिर इसने देखा कि प्लस, हाँ प्लस इसमें था, तो इसने क्या किया, +3 को ऐड किया और ये हो गया = 9। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम जो भी कैलकुलेशन करने जाते हैं, एक्सेल उसमें लुकअप करता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हमने कहा हुआ है तो वो उसको पहले मल्टीप्लाई करता है, देन डिवाइड करता है, देन सब्ट्रैक्ट करता है, और देन प्लस करता है। देखिए, एक्सेल में जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम शुरू में लगाते हैं == का निशान। == का निशान लगाने से, ठीक है, एक्सेल को ये मालूम हो जाता है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो कोई ना कोई कैलकुलेशन है। ठीक हो गया। अदरवाइज़ ये है कि अगर हम सिंपल लिखें, इसको नहीं लिखते, सिंपल लिखेंगे तो एक्सेल उसको कैलकुलेट ही नहीं करेगा। तो एक्सेल को बताने के लिए कि हम कोई कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम == का निशान लगाते हैं। ठीक हो गया। ये मेन आपको समझ आ चुका होगा, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन और प्लस का। जिसको नहीं आया थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको दोबारा देख ले।
देन देखिए सेम यही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे नीचे रखी हुई है, लेकिन इसका आंसर आ रहा है 15। ये कैसे आ रहा है? तो देखिए अगर एक्सेल के अंदर कोई चीज़ ब्रैकेट में आ रही होती है, ठीक है, तो वो इस सीक्वेंस को भूल जाता है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जाके देखेगा कि क्या चीज़ है ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने ये सीक्वेंस लिखा होता, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूं, अगर मैंने लिखा होता ये सारा ब्रैकेट के अंदर होता, देन फिर कोई मेरे पास माइनस का होता, ठीक है, और जो भी वैल्यू होती, तो पहले वो ब्रैकेट के अंदर वाले डेटा को कैलकुलेट करता, देन बाहर वालों को। सीक्वेंस अपनी वही रखेगा, चाहे ब्रैकेट के अंदर हो चाहे ब्रैकेट के बाहर। पहले वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेगा और फिर प्लस करेगा। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होगी सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक भी बात समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे। ठीक है, सेल मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस ले जाऊँ तो ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है 3 + 2 × 3। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर हम लोग ये नहीं करते कि उसको डायरेक्ट नहीं बताते कि भाई 3 को जमा कर दो 2 के साथ, बल्कि हम क्या करते हैं, सेल का एड्रेस यूज़ करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ, वो यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पेन लिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास टेबल आ रहा होता है और इस तरीके से हमारे पास रोज़ होती हैं और ये हमारे पास कॉलम्स होती हैं। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 2, तो मैं एक्सेल को ये नहीं कहता कि भाई 3 को जमा कर दो 2 के साथ, बल्कि मैं क्या करता हूँ, इस इंक थोड़ी चेंज कर दूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आ जाए। इंक ले लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, कि इस सेल को, ठीक है, इस सेल के साथ क्या कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए या जो भी कर दिया जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको कांस्टेंट नहीं दिया हुआ कि भाई 3 को 2 के साथ, बल्कि हमने कहा है इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे आपने क्या करना है, जमा करना है या प्लस करना है या माइनस करना है। तो सेल का एड्रेस किस तरीके से मालूम करते हैं वही मैं बता देता हूँ। जब आप एक्सेल को खोलेंगे तो एक्सेल के ऊपर यहाँ पे ऊपर कॉलम में हेडर्स आ रहे होंगे और यहाँ पे यूँ नंबर्स आ रहे होते हैं। ठीक हो गया ये। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इज इक्वल का निशान लगाते हैं। देन मैंने कहा ये देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी कॉलम में है। तो मैंने कहा कि वो, यहाँ मैं बाहर कैलकुलेट कर देता हूँ, मैंने कहा इज इक्वल ए। ठीक है, ए कॉलम में, और उसकी कौन सी रो में है, मैंने कहा यहाँ पे 2। ठीक है, देन मैंने कहा प्लस, फिर मैंने यहाँ से देखा कि दूसरा जो मैंने प्लस करना है, मैंने कहा बी, और देन कौन सी रो में, 2 में, और फिर मैंने इंटर को प्रेस कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इंटर को प्रेस करूँगा तो A2 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको B2 के साथ जमा कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये मैंने अभी आपको बताई है कौन सी, रिलेटिव, सही है, सेल का एड्रेस बताया है। एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट, सही है, एब्सोल्यूट की अभी थोड़ी देर में मैं आपको लैब करके बताऊंगा। ठीक है, और रिलेटिव की भी हम लोग लैब करेंगे, दोनों में आपको इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये स्लाइड ख़त्म हो गई है, तो अब मैं जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ताकि मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, ये डेटा मैंने ऑलरेडी पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले देखें मुझे क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल का निशान लगाना है। चले मैं बिना इज इक्वल का निशान लगाए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा 87 + 54। जैसे ही मैंने इंटर दबाया तो देखें एक्सेल ने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की। तो सबसे पहले मुझे एक्सेल को बताना पड़ेगा कि ये जो है कोई कैलकुलेशन है। तो उसके लिए मैंने क्या किया,
ये देखिए फार्मूला बार पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इज इक्वल का निशान लगा देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल का निशान लगाया, मैंने कहा 87 + 54 और इंटर कर दिया। तो अब देखिए इसने क्या किया, कैलकुलेट करके मुझे बता दिया 141 आ रहा है। लेकिन देखें यहाँ पे मैंने यूज़ की है वैल्यू 87 + 54। ठीक है, अब मुझे बाद में तो देखें यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 141, तो मुझे कैसे पता चला कि मैंने क्या किया। तो ये देखें, ये जो फार्मूला बार है ये हमें बता रही होती है कि ये जो वैल्यू है ये कैसे आई है हमारे पास। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बता रहा है 54, इसका मतलब ये 54 मैन्युअली डाली गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है इज इक्वल 87 + 54। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि इस तरीके से ये वैल्यू 141 आई है। अब देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन करने का नुकसान क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 90, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 41 ही शो कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके 90 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और देन ये क्या करेगा, कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। तो इसके बजाय हम लोग क्या करते हैं कि सेल का एड्रेस बता देते हैं। सेल सबसे पहले देखिए मैं इज इक्वल का निशान लगाता हूँ। सेल का एड्रेस मैंने आपको बताया था किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि वो कौन से कॉलम में, मैंने कहा ए में। ठीक है, देन मैंने कहा कि ये कौन सी रो में, ये रो 4 में। ठीक है, यहाँ पे देखें ये एक बॉक्स भी बना हुआ आ गया, इसका मतलब कि इसने इसको सेलेक्ट कर लिया है। मैंने कहा प्लस के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। अब देखें कि बार बार इतना टाइम नहीं होता बंदे के पास कि वो ऊपर देखे कि कौन सी कॉलम में और कौन सी रो में। तो उसका आसान तरीका ये है कि आपको जिस सेल का एड्रेस चाहिए उस सेल को क्लिक कर दें। ठीक हो गया, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके सामने देखें B4 खुद ही लिखा हुआ आ गया और मैंने इंटर कर दिया। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखें इज इक्वल का निशान फास्ट इस तरीके से क्लिक करता हूँ मैं, ये देखें, देन अगेन टैब का बटन दबाता हूँ, फिर इज इक्वल का निशान, ये सेल, और मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बताया था एस्टेरिक यूज़ करते हैं हम लोग, ये सेल, और देन फिर मैं अगले सेल में गया, इज इक्वल का निशान, ये सेल, डिवीज़न के लिए हम स्लैश को यूज़ करते हैं, और देन ये सेल। ठीक हो गया। अब देखें ये सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई। अब देखें यहाँ पे मैं करता हूँ 84, तो सारी की सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। ठीक हो गया। तो ये देखें ये सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज हो रही है, ख़ुद बहुत चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ताकि कल को वहाँ पे कोई वैल्यू चेंज भी हो तो हमें पता चल जाए। और अगर मैं एडिशन वाले को क्लिक करूँ तो देखें ये मुझे बता रहा है कि A4 को B4 के साथ हमने क्या किया है, जमा किया है, तब ये वैल्यू आई है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये देखें यहाँ पे मुझे बता भी रहा है दोनों सेल्स के एड्रेस। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है कि आपने जब एक बार कैलकुलेशन कर ली तो अब आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि इनका एडिशन भी यहाँ पे आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, और इसी तरीके से तमाम के तमाम का आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सारों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने कहा कॉपी। अब देखिए मुझे सारों का एडिशन चाहिए, मैंने एडिशन को सिलेक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्शन चाहिए उनको भी सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सारे के सारों को सिलेक्ट कर लिया, और कहीं पे भी मैंने कहा राइट क्लिक और देन पेस्ट। ठीक हो गया। तो अब देखिए अगर मैं किसी भी वैल्यू को क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मुझे बता रहा है कि A9 + B9 को यहाँ पे क्या किया गया है, जमा किया गया है। और अगर मैं एड्रेस देखूँ तो ये देखें A और यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था दो तरह के हमारे पास रेफरेंस होते हैं, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। ठीक है, रिलेटिव के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। ठीक हो गया। अब देखें मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है 200। ठीक हो गया।
अब मैं चाहता हूँ कि ये तमाम की तमाम वैल्यू, ये वाली सेकंड वैल्यू जो है वो जमा हो 200 के साथ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इज इक्वल का निशान और यहाँ से मैं इस सेल का एड्रेस दूँ और देन मैं कहूँ प्लस और ये दूसरे सेल का एड्रेस, ठीक है, इंटर किया। अब अगर मैं कॉपी करूँ इसको और देन पेस्ट करूँ, ठीक है, तो ये देखें बीच में एरर आ रहा है। तो इसने देखें पहले वाला A1 था तो दूसरा वाला इसने A2 ले लिया, तीसरा वाला A3 ले लिया, फिर A4 और इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यू ले ली। तो जब भी हम पेस्ट करते हैं कोई भी फार्मूला तो वो अपने से नेक्स्ट वाले सेल की वैल्यू अपने से नेक्स्ट वाले सेल के ऊपर पेस्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे लाइक देखें A4 में हमने फार्मूला लगाया था, जब वो नीचे आया तो उसने ख़ुद इसको A5 कर दिया। सेम यही जब मैंने यहाँ पे कहा A1 + B4 तो उसने क्या किया, यहाँ पे B4 की जगह नीचे जब आया तो B5 कर दिया और A1 की जगह A2 फिर A3 A4 इस तरीके से उसने सारी की सारी वैल्यूज़ को ख़ुद चेंज किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये A1 की जो वैल्यू है ये चेंज ना हो बल्कि B4 वाली जो वैल्यू है वो चेंज होती रहे। मतलब कि अगर वो नीचे आए तो B5 हो जाए, फिर B6 हो जाए, B7 हो जाए, B8 B9 B10 इस तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखें मैंने कहा A1, ठीक है, बल्कि मैं इसको पूरे को डिलीट करके आपको दोबारा से फार्मूला लगा के देता हूँ। मैंने कहा डॉलर का निशान, कौन सा सेल है, A है, सॉरी A, ठीक है, फिर मैंने कहा डॉलर, ठीक है, और रो कौन सी है, 1, ठीक है। तो अब देखें इसने हमारे पास इसको सिलेक्ट कर लिया और ये एरो हमें बता भी रहा है। देन मैंने कहा प्लस और फिर जो भी सेल था हमारे पास B4 और मैंने इसको इंटर कर दिया। अब मैं इस फार्मूले को करता हूँ कॉपी और देन बाकियों पे इसको करता हूँ पेस्ट। तो अब देखें अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो मुझे फार्मूला बार पे नज़र आ रहा है कि ये A1 को प्लस किया गया है B5 के साथ यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। तो होप कि आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों एड्रेसेस के बारे में समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। अब हम परफॉर्म करते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन, माइनर सी कैलकुलेशन, जिसमें हम परसेंटेज वगैरह निकालेंगे कुछ स्टूडेंट्स की। तो मैंने ऑलरेडी शीट 2 के ऊपर ये डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के नाम लिखे हैं और यहाँ पे उनके 5 पेपर लिखे हैं और उनके यहाँ पे मैंने मार्क ऑब्टेन जो भी उन्होंने किए हैं पर पेपर का वो लिखा है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इन सारों का टोटल करना है, देन मुझे उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए इज इक्वल का निशान लगाएंगे। देन मैंने कहा ये सेल, ठीक है, प्लस ये सेल, प्लस ये सेल, प्लस ये सेल, फिर प्लस और ये सेल, ठीक है। देन मैंने इंटर कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये टोटल आ चुका है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डेटा होता, 8 पेपर 9 पेपर, या इसको आप कह लें कि आपने 1 बाय 1 हर सेल को यहाँ पे क्लिक किया है, तो 1 बाय 1 हर सेल को क्लिक करने के बजाय मैं एक सिर्फ यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करूँगा जिसमें बता दूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, या मैं कहूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज़ को जमा कर दे। चले हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूँगा टोटल, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तमाम के तमाम स्टूडेंट के यहाँ पे देखेंगे पेपर 1 में तमाम स्टूडेंट ने कुल टोटल कितने मार्क्स लिए हैं। इसी तरीके से फिर इंडिविजुअली हम देखेंगे कि हर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑटो सम का ऑप्शन, ठीक है। इसको मैंने ये जहाँ से क्लिक किया, तो अगर आप फार्मूले के ऊपर गौर करें तो इज़ इक्वल सम, और यहाँ पे आ रहा है देखिए C5 और यहाँ पे कॉलन आ रहा है G5, ठीक हो गया।
अगर सही से नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी आप ऊपर टॉप पे भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला क्या करता है, सम का मतलब कि तमाम के तमाम को सम कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमने रेंज बता दी। हमने कहा C5 कॉलन G5, C5 से लेके G5 तक जितनी भी वैल्यू उनको जमा कर दिया जाए। और ये देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गया। सिर्फ हमने 1 क्लिक किया और इसको इंटर किया और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, देन बाकी सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से कहा पेस्ट। राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें या कंट्रोल V दबा दें, एक ही बात है। अब देखें मैं यहाँ पे मैन्युअली लिखता हूँ बजाय इसके कि मैं यहाँ ऑटो सम को क्लिक करूँ। मैंने कहा इज इक्वल का निशान, सम, ब्रैकेट स्टार्ट, देन मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये देखें यूँ ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, माउस का बटन दबा के रखें और ड्रैग करें तो देखें इसने खुद रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर ली, C5 कॉलन C14। ब्रैकेट को मैंने यहाँ से क्लोज़ किया, इंटर दबाया तो ये देखें यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो गई। सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, तमाम की तमाम डेटा जहाँ मुझे चाहिए वो सिलेक्ट किया और देन मैंने कंट्रोल V दबाया, पेस्ट। तो पेपर 1 के अंदर तमाम स्टूडेंट ने इतने नंबर लिए, पेपर 2 के अंदर इतने, पेपर 3 के अंदर इतने। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर दूं वाज़े हो जाएगा। और इस तरीके से ये हो गया। तो इंडिविजुअली यहाँ पे हमने क्या किया, इनके मार्क ऑफ टेंस को हमने निकाल लिया। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से ऑटो सम को क्लिक करता, ये देखें मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, तो भी इसने वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ली। चाहे आप मैन्युअली लिखें चाहे ऑटो सम को यूज़ करें, वो ऑटोमेटिकली एक्सेल डिटेक्ट कर लेता है जो भी आपका डेटा रेंज होता है। ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि ऊपर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी बल्कि अल्फ़ाबेट था, तो ये रेंज इसने खुद सेलेक्ट कर ली। फार्मूला बताने का ये जो मेरा मकसद था C5 कॉलन C14, इसलिए कि सम टाइम पे किसी न किसी वजह से ये रेंज करेक्ट नहीं आ रही होती तो आप इसको खुद से करेक्ट कर लें, इसलिए मैंने आपको ये ऑप्शन बताया है। तो अब एक लास्ट फार्मूला परसेंटेज का हम अप्लाई कर लेते हैं, देन इस लेक्चर को एंड करते हैं। फिर हम स्टेप बाय स्टेप अपने जितने भी फार्मूलाज होंगे उनको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो परसेंटेज किस तरीके से निकाली जाती है, सबसे पहले इज़ इक्वल का निशान। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है कि मार्क ऑफ 10 को हम डिवाइड करते हैं टोटल मार्क के साथ, देन हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। ठीक हो गया। मार्क ऑफ 10 वाले सेल को डिवाइड किया मैंने टोटल मार्क वाले से, देन मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 के साथ। तो ये देखें यहाँ पे इसकी परसेंटेज आ गई 56.6। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, देन जहाँ जहाँ मुझे रिज़ल्ट चाहिए था सेलेक्ट करके कंट्रोल V किया और इनको पेस्ट कर दिया। तो सेम यही समझ लें कि कोई भी बोर्ड होता है, मैट्रिक बोर्ड हो गया, इंटर बोर्ड हो गया, सही है, जो भी बोर्ड हो गया वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करवाता है हर स्टूडेंट की। वो मैन्युअली कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि उसमें गलती का चांस ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे ये होता है कि अगर आपकी एक कैलकुलेशन सही है, देन आपने राइट क्लिक किया, कॉपी किया और पेस्ट किया, तो बाकी तमाम की तमाम वैल्यू आपकी एक्यूरेट आएंगी। ठीक है, अगर आपकी एक कैलकुलेशन गलत है तो तमाम की तमाम कैलकुलेशन गलत होगी। अगर आपकी एक कैलकुलेशन सही है तो तमाम की तमाम कैलकुलेशन सही होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।